जय हिंद साथियों, आपका अपने प्यारे YouTube चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शैक्षणिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी प्राथमिक शिक्षा एवं हाई स्कूल की शिक्षा किन विद्यालयों से हुई एवं इस दौरान उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बालक भीम कुछ ही महीनों का था कि उसके पिता सूबेदार रामजी सकपाल का स्थानांतरण महू कैंट से रत्नागिरी जिले के डपोली नामक स्थान पर हो गया। रामजी सकपाल यहीं से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने डपोली में ही अस्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। डपोली एक छोटा सा पहाड़ी स्थान है जहां अधिकतर किसान ही रहते हैं। पहले यहाँ भी मिलिट्री कैंप था। इसी नाते डपोली में सेवा प्राप्त पेंशन भोगियों की एक कॉलोनी बन गई थी। रामजी सकपाल सन 1894 में रहने के लिए यहाँ आए थे। अब बालक भीम 6 साल का हो चुका था। उसके पिता उसे अच्छी और उच्च तालीम देकर योग्य व्यक्ति बनाना चाहते थे। ऐसा विचार कर सूबेदार रामजी सकपाल ने भीम को डपोली के किसी स्कूल में पढ़ाना चाहा, परंतु डपोली में बालक भीम के लिए स्कूल के सारे दरवाजे बंद थे। वो 6 साल का हो चुका था। पढ़ाई शुरू करने का यह सही वक्त था, परंतु किसी स्कूल में अछूत होने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। इसकी चिंता बालक भीम और उसके पिता को खाए जा रही थी। सन 1892 से ही अछूतों के लिए सेना में भर्ती पर रोक लग गई थी। इसलिए भीम को किसी सैनिक के आश्रितों और रिश्तेदारों के लिए अंग्रेजों द्वारा मिलने वाली अनिवार्य शिक्षा का लाभ नहीं मिल सकता था। डपोली में रहते भीम के बड़े भाई आनंदराव मराठी पाठशाला में पढ़ते थे। भीम यदाकदा बड़े भाई के साथ स्कूल चला जाता था, परंतु उसका विधिवत स्कूल में नाम दर्ज नहीं कराया गया था। उसने 1896 में डपोली के प्राइमरी स्कूल में जाना प्रारंभ किया। इस समय भीम अक्षर पहचानने लग गया था। सन 1896 में ही सूबेदार रामजी डपोली छोड़कर सपरिवार सतारा आ गए। यहाँ भी भीम के लिए शिक्षा के सारे द्वार बंद थे, परंतु सूबेदार रामजी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अंग्रेज अफसरों से गुहार लगाई कि उन्होंने कई साल सेना में रहकर देश की सेवा की है, क्या मेरा बच्चा इस आधार पर भी स्कूल में शिक्षा पाने योग्य नहीं है। सूबेदार रामजी की संकल्प और प्रार्थना पर एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी पिघल गया और उसके दबाव पर भीम और उनके बड़े भाई आनंदराव को कैंप स्कूल सतारा में प्रवेश मिल गया। भीम का इस प्रकार विधिवत नामांकन 1896 में कराया गया था। जिस धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का श्लोक पढ़ा जाता है, उस देश के ब्राह्मणों ने अपने ही पद दलित देशवासियों के लिए आजीवन अशिक्षित रखकर उन्हें नर पशु बना देने का विधान रचा था। यदि अंग्रेज नहीं होते तो आज डॉक्टर अंबेडकर जैसा मानवता का मसीहा नहीं होता। स्कूल में प्रवेश मिल जाने के बाद बालक भीम और उसके पिता काफ़ी खुश हुए। शुरू में भीम को पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो बहुत शरारती, जिद्दी स्वभाव के थे। वो घर पर पढ़ाई का अभ्यास नहीं करते थे। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता बस वही उसका अभ्यास था। स्कूल से घर आते ही भीम अपना बस्ता कोने में पटक देते और दूसरे दिन स्कूल जाने तक उसे हाथ नहीं लगाते थे। एक कोने में बस्ता फेंक देने के कारण उल्टा पुल्टा पड़ा रहता था। दूसरे दिन बस्ते की ऐसी हालत देखकर भीम घर में चिल्लाते रहते थे
कि उसका बस्ता किसी ने उल्टा पुल्टा कर दिया है। जब घर का कोई सदस्य बस्ता ठीक करके देता तब वो स्कूल जाते थे। स्कूल में घंटी बजने के बाद आम्बेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक कक्षा में आते थे और रहीमतुल्ला नाम के कक्षा के ही एक बड़े लड़के के भरोसे सारी कक्षा छोड़कर चले जाते थे। उस लड़के का उम्र भीम के उम्र से 4 गुना था। शाम को कक्षा छूटने के पहले वो मास्टर पुनः कक्षा में लौट आते और रहीमतुल्ला से पूछते कि सब ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रहीमतुल्ला से सही जवाब मिलने के बाद वे निश्चिंत होकर चले जाते। वास्तव में ब्राह्मण मास्टर बाकी समय में बगल के एक दुकान में हिसाब लिखने का काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें 20-25 रुपये मिल जाता था। चूँकि आम्बेडकर मास्टर जी स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं थे, इसलिए बच्चों को गृह कार्य भी नहीं मिलता था। इधर भीवा का सारा समय घूमने और झगड़ा करने में बर्बाद हो जाता था। एक ओर ब्राह्मणों ने अछूतों के लिए शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा था, दूसरी ओर जिन बच्चों को उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी उसे अनपढ़ गंवार ही बनाए रखने की पूरी योजना बनाई गई थी। आम्बेडकर सरनेम के मास्टर जी के पास मराठी की शिक्षा पूरी कर लेने के बाद बालक भीम को 7 नवंबर 1900 को प्रताप सिंह सतारा हाई स्कूल की पहली कक्षा में दाखिल किया गया, जहां उसने नवंबर 1904 तक पढ़ाई किया। आनंदराव 1899 में ही हाई स्कूल में प्रवेश पा चुके थे। हाई स्कूल में जाने के बाद भीम के घर में जमकर पढ़ाई करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। अभी उसे पढ़ाई में पूरी रुचि नहीं जगी थी, फिर भी वो घर में पढ़ाई करने लगे थे। सूबेदार राम जी की प्रबल इच्छा थी कि उनका बेटा संस्कृत में खूब पढ़ाई कर इस भाषा का महापंडित बने, परंतु अछूतों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस धार्मिक मानसिकता के गुलाम शिक्षक अछूत बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब बालक भीम के बड़े भाई सतारा में 4थी कक्षा में पढ़ रहे थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ाने की उनके पिता ने भरपूर कोशिश की थी, परंतु संस्कृत के मास्टर ने जिद पकड़ लिया कि वह अछूतों के लड़कों को संस्कृत नहीं पढ़ाएगा। ऐसी परिस्थिति में आनंदराव को मजबूर होकर फारसी भाषा सीखनी पड़ी। बाद में जब बालक भीम भी 4थी कक्षा में आया तो उसे भी मास्टर के संस्कृत नहीं पढ़ाने के जिद का शिकार होना पड़ा, इसलिए उसे विवश होकर फारसी भाषा की मदद लेनी पड़ी। संस्कृत शिक्षा भीम का कक्षा में उपहास उड़ाया करते थे। जो संस्कृत के अध्यापक थे वो कक्षा में भीम का उपहास उड़ाया करते थे, जिसका उसके मन पर बुरा असर पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे चलकर लिखा है कि मुझे संस्कृत भाषा का बड़ा अभिमान है और इसका मुझे ज्ञान हो, मेरी आज तक यही इच्छा रही। आज मैं स्वयं की मेहनत से संस्कृत भाषा कुछ हद तक पढ़ समझ सकता हूँ, लेकिन उस भाषा में अधिकार प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। पता नहीं वह सुखद दिन कब आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने फारसी भाषा का अच्छा अध्ययन किया है और मुझे इस भाषा में 100 में से 90-95 अंक मिलते हैं। तब भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संस्कृत के सामने फारसी साहित्य कुछ भी नहीं है। संस्कृत में काव्य मीमांसा है, अलंकार शास्त्र है, नाटक हैं, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, दर्शन है, तर्कशास्त्र हैं, गणित है। आधुनिक विद्या की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत वाङ्मय में सब कुछ है। हमें संस्कृत भाषा पर अभिमान होना चाहिए और संस्कृत भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। इस विषय के बारे में मेरे मन में गहरी आस्था है, फिर भी संस्कृत के मास्टर की संकीर्ण दृष्टि के कारण मुझे संस्कृत भाषा पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। इस प्रकार संस्कृत का महापंडित नहीं होने की टीस
डॉक्टर अंबेडकर को जीवन भर सताता रहा, जिसके मूल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। नवंबर 1904 में भीम चौथी कक्षा पास कर चुके थे। इस समय सूबेदार राम जी अपने पूरे परिवार को सतारा से बंबई ले आए। उस समय सेवा से अवकाश प्राप्त कई कोंकणी महार परिवार एवं अन्य महार परिवार मुंबई के परेल इलाके में रहते थे। उस इलाके में डबक चाल नाम की एक पुरानी सी इमारत थी। यह 2 मंजिला इमारत था, जिसकी छतें खपरेल की थीं। इसी इमारत में रामजी सकपाल ने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। उस समय सूबेदार राम जी को 50 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलता था। इसी 50 रुपये से सूबेदार परिवार के 16 सदस्यों का खर्चा चलता था। कितना मुश्किल भरा दिन रहा होगा। यह कितनी बड़ी आर्थिक तंगी थी। भीम के भाइयों को अछूत होने के कारण कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। यदि मिलती भी थी तो यह जान जाने के बाद कि यह अछूत हैं, उसे तुरंत काम से निकाल दिया जाता था। बेचारों को कई बार तिरस्कार होकर लौटना पड़ा था। अंत में लाचार होकर वे घर में ही रहने लगे। ऐसी हालात में सूबेदार राम जी को मजबूर होकर कर्जा लेना पड़ता था। वे कर्ज के बोझ से लद चुके थे। लाचार होकर सूबेदार राम जी को यह तय करना पड़ा कि आनंदराव और भीमराव में से किसी एक को वे शिक्षा जारी रख पाएंगे। बालक भीम शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि का था। सूबेदार को इस बात का एहसास हो चुका था कि यह बालक एक दिन विश्व का महान मार्गदर्शक और सदियों से दलितों का मुक्तदाता बनने वाला है। यही कारण है कि उन्होंने भीम को ही आगे की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। आनंदराव स्वभाव से शांत, कम बोलने वाला बालक था और हमेशा से ही अस्वस्थ रहता था। इसके विपरीत भीम स्वभाव से तेज, बातूनी, झगड़ालू, उग्र, चतुर और स्वाभिमानी थे। उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। वह निर्भीक और दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे। भीम को सन 1905 में बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल की कक्षा 5 में दाखिला करा दिया गया, जहां उन्होंने कक्षा 7 तक पढ़ाई की और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सुसंयोग से एल्फिंस्टन हाई स्कूल का हेडमास्टर एक अंग्रेज था, जिसके डर से कोई भीम को प्रत्यक्ष रूप से अपमानित करने का साहस नहीं कर पा रहा था। यहाँ भीम किसी साथी से कोई संबंध नहीं रखते थे। उसे यहाँ स्कूल में टाट भी लेकर नहीं जाना पड़ता था। सतारा की तरह यहाँ भीम को पानी पीने के लिए किसी सवर्ण चपरासी का इंतजार नहीं करना पड़ता था। वह आवश्यकतानुसार स्वयं नल की टोंटी खोलकर पानी पी लेते थे। इस स्कूल में भीम को कक्षा में प्रवेश करने के लिए ना इंतजार करना पड़ता था, ना ही उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखने की मनाही थी। वह अन्य बालकों की तरह कक्षा में बैठते तथा बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को जी भरकर देख सकते थे। यद्यपि सतारा जैसा मुंबई में उतना जहरीला और विभेदपूर्ण वातावरण तो नहीं था, फिर भी अन्य सवर्ण विद्यार्थी उनसे अलग रहने का प्रयास किया करते थे। सवर्ण शिक्षक मन ही मन भीम की कुशाग्रता से ईर्ष्या करते थे। एक हिंदू मास्टर ने तो यह भी कहा था कि अच्छा होता यह बालक अछूत ना होकर ब्राह्मण होता तो मैं उसे अधिक प्यार करता। इधर आनंदराव को प्रयत्न करके सूबेदार राम जी ने रिचर्डसन कुड्रास एंड कंपनी में टाइम कीपर की नौकरी दिलवा दी थी। उससे जो आमदनी होती थी, घर का खर्चा उसी से चलता था। आनंदराव भीम से काफ़ी स्नेह रखते थे। वे पिता के लिए नया शर्ट और धोती खरीद कर लाते थे तथा स्वयं उनके पुराने कपड़े पहन लेते थे। मुंबई के जिस डबक चाल में भीम के परिवार रहता था, उसमें बहुत सारे कमरे थे और प्रत्येक एक कमरे में केवल कुली कबाड़ी ही रहते थे। सूबेदार रामजी राव के पास भी केवल एक ही कमरा था।
जिसमें परिवार के सभी सदस्य रहते थे। इसी में बर्तन भाड़े, एक कोने में थोड़ा ऊपर जलावन की लकड़ियाँ रहती थीं। वहीं खाना पकाने के लिए एक चूल्हा रखा रहता था। वहीं उनकी रसोई, पढ़ने और सोने का कमरा था। सोने के स्थान के सिरहाने दीवार से सटे एक गेहूं पीसने की चक्की, जांता रखा रहता था। उसके पैरों की ओर एक बकरी बंधी होती थी जो हमेशा हाँफती रहती थी। रहने के ऐसे माहौल में भीम ठीक से सो भी नहीं पाते थे, तो कोई पढ़ाई कैसे कर सकता है। परंतु एक संघर्षशील इंसान के लिए यह संभव है। भीमराव ने इसे संभव करके दिखाया, क्योंकि उनमें जिद, जुनून, उमंग और जोश था। किसी चीज़ को पूरा कर दिखाने के लिए दृढ़ संकल्प था। बालक भीम को चुनौतियां पसंद थीं, इसलिए वह आधी रात को उठकर पढ़ाई किया करते थे। दिन भर भीम स्कूल में पढ़ते और रात में जब घर के सारे सदस्य सो जाते तब वह रात के 2 बजे जमीन पर टाट बिछाकर एक टिमटिमाते दीपक की रोशनी में अपना पाठ याद किया करते थे। फिर वह थोड़ी देर के लिए सो जाते और सुबह होने पर नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल चले जाते थे। 2 बजे रात को पढ़ने के लिए भीम को उठाने के लिए सूबेदार जागते रहते थे और फिर भी 2 बजे के बाद ही सोते थे। भीम के पास सभी पाठ्य पुस्तकें भी नहीं थीं। उन्हें स्कूल में जो पढ़ाया जाता उसे याद करना पड़ता था। ऐसी विषम परिस्थिति और आर्थिक तंगी का सामना करते हुए भीम ने मैट्रिक की परीक्षा 1907 में प्रथम श्रेणी में पास की। भीम को क्रिकेट का खेल बहुत पसंद था। वो अच्छी बॉलिंग किया करते थे। क्रिकेट के मैच खेल में अक्सर मारपीट हो जाती थी। मारपीट में भी भीम हमेशा आगे रहते थे। इसमें कई बार उन्होंने अपना सिर फुड़वा लिया था। सूबेदार रामजी राव की प्रबल इच्छा थी कि भीम को स्कूल में प्रथम आना चाहिए, परंतु भीम स्कूल की पढ़ाई में कुछ विशेष ध्यान नहीं देते थे। ये बात सूबेदार रामजी राव को बहुत बुरी लगती थी। वो कभी डरा धमका कर तो कभी ज़बरदस्ती कर भीम को पढ़ने के लिए बिठाते थे। पढ़ाई में लापरवाही करने पर सूबेदार रामजी राव काफ़ी क्रोधित हो जाते थे। इसी क्रोध में वह भीम को 2-3 घंटे तक अपने सामने बिठाकर पढ़ाई करवाते थे। सूबेदार रामजी राव की अंग्रेजी, मराठी और मोड़ी भाषा का हस्तलेख काफ़ी अच्छा था। यही कारण है कि सतारा में रहते हुए उन्होंने अपने बच्चों के हस्तलेख पर काफ़ी ध्यान दिया। हस्तलेख के लिए भीम को इमली की छड़ी से कई बार पिता के हाथों पिटना भी पड़ा था। बाद में भीम का अंग्रेजी हस्तलेख बहुत सुंदर हो गया था। सूबेदार रामजी राव ने मराठी भाषा के कठिन शब्दों के लिए उचित अंग्रेजी शब्द तथा इसके उपयोग करने की कला भीम को सिखाया था। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ एवं लिखता हूँ। इस तरह की मेरी ख्याति है, लेकिन उचित शब्द का नाप तौल कर उपयोग कैसे करना है, इस बात को जैसे मुझे मेरे पिताजी ने पढ़ाया वैसे अन्य किसी मास्टर ने मुझे नहीं पढ़ाया। अंग्रेजी कहावत और योग्य भाषा शैली कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, इसको भी मुझे उन्होंने ही पढ़ाया था। भीम को पढ़ने लिखने में उनकी बहन मंजुला और तुलसा का बड़ा योगदान था। वह पढ़ाई के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए अपने पिता को कुछ रुपए देती थीं। जब इन बहनों के पास पैसा नहीं होता था तो वह अपना गहना सूबेदार रामजी राव को दे देती थीं। उन गहनों को गिरवी रखकर वे पैसे का जुगाड़ करते थे। अनुकूल समय आने पर गिरवी रखे हुए गहने छुड़ाकर सूबेदार रामजी राव बेटियों को दे देते थे। भीम अपनी बुआ का लाडला था। घर में बुआ जी की बड़ी धाक थी। सूबेदार रामजी राव अपनी बहन का काफ़ी सम्मान करते थे। बुआ का प्यारा होने के कारण बदमाशी के बाद भी भीम को किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। भीम को अब तक इस बात का एहसास नहीं था कि उनके पिताजी उनके सुख और शिक्षा के लिए कितना परेशानी झेल रहे हैं।
मुसीबतों का किस तरह मुकाबला कर रहे हैं। वो इस सबसे बेफिक्र होकर बालों को तेल में तरबतर रखते थे और नई किताबों का तकिया बनाकर बेफिक्र होकर सो जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इन किताबों का क्या हाल बेहाल होता होगा, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कम आयु से ही मुझे पढ़ने का शौक़ लग गया था, और वह भी इतना कि किस किताब में किस स्थान पर कौन सी महत्वपूर्ण बात है उसको मैं तुरंत बता सकता था। मेरी इस आदत के कारण ही मेरी याददाश्त काफ़ी तेज हो गई थी। हाई स्कूल की अवधि में स्कूल से छुट्टी होते ही भीम अन्य पुस्तक पढ़ने के लिए चरनी रोड बगीचे में जाकर बैठ जाते थे। उन दिनों विल्सन हाई स्कूल के सहायक शिक्षक तथा प्रसिद्ध मराठी लेखक एवं समाज सुधारक कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर अपनी पढ़ाई के लिए संध्या 5:30 बजे बगीचे में आते थे और निश्चित स्थान पर बैठकर पुस्तकें पढ़ते थे। वे गैर ब्राह्मण थे। केलुस्कर और भीम दोनों एक दूसरे को लगातार 3-4 दिन तक देखते रहे, परंतु एक दूसरे से वे कुछ बोलते नहीं थे। भीम की लगनशीलता और अध्ययनशीलता से प्रभावित होकर एक दिन स्वयं केलुस्कर भीम के पास आए और उसके बारे में पूछताछ किए। भीम के बारे में सब कुछ जानकर केलुस्कर महोदय काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम को समझाया कि सही ढंग से कैसे पढ़ना चाहिए तथा अच्छे लेखकों की पुस्तकें भी भीम को पढ़ने के लिए दी। वह केलुस्कर ही थे जिन्होंने भीम को सर्वप्रथम अपनी नई पुस्तक लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध की जीवनी उनके मैट्रिक पास करने पर आयोजित अभिनंदन सभा में दिए थे। इसी पुस्तक ने भीम को आगे चलकर बुद्धिज्म की ओर प्रेरित किया। यहाँ से भीम का व्यापक अध्ययन प्रारंभ हुआ। बाद में भीम को केलुस्कर से गहरा संबंध स्थापित हो गया और आगे चलकर यही महोदय बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ से मदद दिलवाकर उच्च शिक्षा दिलाने में सहायक बने। भीम जैसे जैसे आगे की कक्षा में बढ़ते गए, वैसे वैसे उनका सनकी और शरारती स्वभाव धीरे धीरे कम होता चला गया। अब वो खेलने के बजाय पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगे। पिताजी की अनुशासन और केलुस्कर जी की प्रेरणा से भीम ने कक्षा 7 में खूब पढ़ाई की तथा जब उसने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा दी तो अच्छे अंक से पास किया। उन्हें 750 में से 282 अंक प्राप्त हुए थे। उस समय जहाँ अस्पृश्यों को छूना, देखना और निकट आने देना ब्राह्मणों के लिए अकुशल था, वहीं महार जैसे अस्पृश्य जाति का एक बालक भीम का मैट्रिक पास कर लेना सदियों से घोर अंधेरे में सूर्योदय के समान था। निश्चित रूप से सूबेदार, इनके परिवार और समाज के लिए अत्यंत खुशी की बात थी। डबक चाल के आसपास के आए लोगों ने भीम को अभिनंदन करने का कार्यक्रम बनाया। डबक चाल में एक मंडप लगवाया गया। इस अभिनंदन सभा का अध्यक्ष माननीय यस के बोले को बनाया गया। अभिनंदन सभा का आयोजन जनवरी 1908 में किया गया था, जिसमें दूसरी जाति के लोग भी पधारे थे। इस सभा में केलुस्कर महोदय भी सम्मिलित हुए थे। सभा में वक्ताओं ने अपने अपने अभिनंदन भाषण में मुक्त कंठ से भीम के प्रति उद्गार व्यक्त किए। यहाँ सभा कुछ वैसे ही था जैसे विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह आयोजित कर उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। भीम को फूलमाला पहनाई गई, परंतु वह एक शब्द बोले बिना अपने घर चले गए। केलुस्कर जी ने अपने अभिनंदन भाषण में सूबेदार राम जी को कहा था कि आपका यह लड़का अत्यंत प्रतिभा संपन्न और बुद्धिमान है, इसकी आगे की कॉलेज की पढ़ाई जारी रखिएगा। साथियों, ये हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्राथमिक शिक्षा एवं
हाई स्कूल पास होने तक के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनकी कॉलेज की शिक्षा एवं उच्च डिग्री प्राप्त करने का जो सफ़र है उसको हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। साथियों, आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।